प्यार एक एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि एक प्यार को पाने के खातिर प्रेमी किस हद तक पूरी दुनिया से लड़ जाता है और अपने प्यार को हासिल भी कर लेता है, जिसके काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल तो हमारे बॉलीवुड वालों ने सेट कर रखे हैं। लेकिन कभी कभी प्यार खतरनाक भी साबित हो सकता है और ये आपकी रातों की नींद भी उड़ा सकता है जब आपको पता चलता है कि जिससे आप प्यार करते हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है, बिल्कुल इन मोहतरमा की तरह। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मूवीज रिव्यू में। और आज हम मूवी रिव्यू करेंगे एरोटिक गोस्ट स्टोरी के बारे में। दोस्तों, ये एक चाइनीज फिल्म है जो 1990 में रिलीज हुई थी। तो चलिए देखते हैं इस मूवी में क्या खास बात है और ये मूवी आपको देखनी चाहिए भी कि नहीं। और हाँ, इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, नीचे कमेंट में अपनी फेवरेट हॉरर स्टोरी मुझे लिख करके बताइए। दोस्तों, ये कहानी है तीन बहनों की। ये तीनों की तीनों बहनें एक्चुअली में अप्सराएं हैं जो कि पृथ्वी लोक पे आई है इंसानी रूप धारण करके, क्योंकि ये इंसान का जीवन सबसे अच्छा जीवन माना जाता है, तो इसलिए इन्होंने इंसान का रूप धारण किया है और ये पृथ्वी पे रहने के लिए आए हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी बहन का नाम होता है पाए सोसो और उससे छोटी बहन का नाम होता है फाफा और सबसे छोटी वाली बहन का नाम होता है फीफी। वैसे चौंकने वाली बात नहीं है बिकॉज ये चाइनीज़ फिल्म है तो नाम तो खैर ऐसे ही होंगे। और यहाँ पे फीफी एक ढाबे पे जाती है और एक उस बूढ़े आदमी से कुछ खाने के लिए मंगवाती है। इतने में वहीं कुछ बदमाश लोग बैठे होते हैं जिनकी नज़र फीफी में पड़ती है और वो आपस में बातचीत करके कहते हैं, यार लड़की तो सुंदर है तो चलो इसे छेड़ते हैं। वो दोनों छेड़ने के मकसद से उसके पास जाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फीफी दोनों को सबक सिखाती है और वहाँ से उन्हें भगा देती है। बूढ़ा अंकल फीफी को सावधान करता है कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, ये अपने दोस्त लेकर के आएंगे और तुम्हारे लिए समस्या हो जाएगी। वो दोनों आदमी भाग करके अपने भाइयों के पास जाते हैं और अपने भाई को बताते हैं कि एक लड़की ने उनके साथ मार पिटाई करी है और वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो अगर तुम हमारे साथ चलो तो कुछ हो सकता है। और ये सुन करके उनका भाई भी उनके साथ चल देता है उस लड़की के पीछे। तो वो ढूंढते हुए एक जंगल के बीचों बीच एक लड़की से मिलते हैं और वो लड़की फीफी की बड़ी बहन फाफा होती है। और वहाँ पे वो लड़के लोग लड़की को बताते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन ने मेरे भाइयों से मारपीट करी है तो उसे माफ़ी मांगने को कहो। तो वो बताती है उसे कि एक्चुअली मेरी छोटी बहन को मर्द लोग पसंद नहीं है, तो हो सकता है उसने मार पिटाई कर दी हो, लेकिन मुझे लड़के लोग बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी कुछ सहेलियाँ भी हैं जो मेरे साथ जंगल में आई हैं, तो क्यों ना हम सब मिल करके मज़े कर सकते हैं। तो सभी सहेलियों को देख करके सभी लड़कों की नीयत फिसल जाती है और वो सब आपस में सहवास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन लड़कों को ये नहीं पता होता है कि ये तो मात्र एक काला जादू था उन परियों का, जिन्हें वो एक्चुअली में लड़की समझ रहे थे, वो लड़कियां नहीं होती। और जैसे ही उन्हें सच्चाई का पता चलता है सबकी हालत ख़राब हो जाती है और सबके सब वहाँ से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और सारे के सारे भाई वहाँ से भाग खड़े होते हैं। वो सब के सब वहाँ से भाग जाते हैं और ये देख करके दोनों बहनें बहुत ही हंसती हैं, मुस्कुराती है और कहते हैं कि इंसानी जीवन कितना अच्छा है और हमें इंसानों की तरह इस पृथ्वी पे रहना चाहिए। इतने में बड़ी बहन एक मंदिर में जाती है जहाँ पे वो एक बुढ़िया औरत से पूछती है कि इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही दिख रही हैं, लड़के लोग नहीं आते क्या इस मंदिर में पूजा करने के लिए? तो वो बुढ़ी औरत बताती है कि नहीं, एक्चुअली में ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, क्योंकि जिन लड़कियों को जो लड़कियां गर्भ धारण नहीं कर पाती तो वो इस मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने के लिए आती है और भगवान का आशीर्वाद लेकर के वो कुछ समय के अंदर उन्हें गर्भ धारण हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं। तो वो ये देखने के लिए अंदर मंदिर में जाती है और मूर्ति से मतलब वहाँ पे पूजा प्रार्थना करती है और जब वो वापस घर लौट रही होती है तो उसका सामना एक बुढ़े साधु से होता है। साधु उसे आगाह करता है कि जिस रास्ते में तुम चल रही हो वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि तुम अपने मन में काम वासना को लेकर के चल रही हो जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो इतने में लड़की कहती है, क्या औरतों को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का भी जरा सा भी हक नहीं है क्या? कहता है औरतों को है लेकिन तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम डायन हो। और इतना कह करके वो साधु वहाँ से चले जाता है। लेकिन साधु वो ये भी बोलता है कि कभी मौका पड़ने पे, कभी समय आने पे तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना और तुम्हें पता मैं कहाँ पे मिलूँगा। ये सुनते हुए वो बड़ी बहन रास्ते से अपने घर जा ही रही होती है कि वो देखती है वहाँ पे कि कुछ आदमी लोग एक लड़के का पीछा कर रहे हैं और वो लड़का अपनी जान बचा करके उन आदमियों से भाग रहा होता है और वो अचानक से गिर जाता है।
इतने में वो लड़की बचाने के लिए आगे जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो। तो जो बदमाश होते हैं वो कहते हैं कि चलो लड़के को तो हम पहले लड़के से निपटे थे, फिर बाद में तुझे भी देख लेंगे। और लड़की को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उन सबको एक ही झटके में वहाँ से उड़ा देती है और वो सब के सब डर करके हैरान होते हैं कि इतनी शक्ति, और वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की लड़के को देखती है कि तुम ठीक तो हो, और वो लड़का अचानक से घबरा करके उठता है और वो लड़की उसे कहती है कि यार तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगी मुझे, तुम काफ़ी घायल हुए हो, तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। वो लड़की उसे सहारा देते हुए घर तक छोड़ने के लिए जाती है और उसे घर तक छोड़ती भी है और देखती है कि उसका पूरा घर बिखरा हुआ है, गंदा है। तो वो उसे एक ऑफ़र देती है कि देखो ऐसा है, क्योंकि अब चूँकि वो लड़की उसे प्यार करने लगी थी, उसे पसंद करने लगी थी, तो वो उसे ऑफ़र देती है कि मैं तुम्हारे घर की साफ़ सफाई करूँगी और डेली तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगी और तुम्हें इस तरीके से तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाओगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी आसानी से कर लोगे। तो लड़का उसे शुक्रिया अदा करता हो। जैसे ही वो नहाने के लिए जाता है, इतने में लड़की अपने जादू से सारे के सारे कमरे, सारी किताबें एकदम उनकी पोजीशन पे सेट कर देती है और कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा हो जाता है। और इतने में जब लड़का नहा करके बाहर आता है तो वो देखता है कि सब कुछ साफ़ हो गया और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ये दोनों की दोनों बहनें घर आपस में बातचीत कर रही होती है कि दीदी आजकल डेली दिखाई नहीं देती, वो कहाँ चली जाती है। और फिर छोटी वाली बहन जो कि फीफी, वो अपनी बड़ी बहन का पीछा करती है। वो देखते हैं कि उसकी बहन एक घर से बाहर आ रही है और ये जानने के लिए छोटी बहन घर के अंदर जाती है और जैसे ही वो जाती है तो वो गलती से उस लड़के को नहाते हुए देख लेती है। अब लड़के को पता चल जाता है कि इस लड़की ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो वो लड़का उस लड़की पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे डांटता भी है। अब ये बातें थोड़ा सा लड़की को बुरी लग जाती है, तो वो बेचारी रोते हुए वहाँ से जाती है और अपनी बड़ी बहन के पास घर पे जा पहुँचती है। वहाँ पे बड़ी बहन कहती है उसे रोते हुए देख कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया। और वो कहती है कि मुझे एक लड़के ने ऐसे ऐसे डांट दिया। तो बड़ी बहन को गुस्सा आ जाता है और वो तलवार उठा लेती है और कहती है कि बस अब उस लड़के को मैं छोड़ूंगी नहीं जिसने मेरी बहन का दिल दुखाया। वो उस लड़के को सबक सिखाने के लिए उसके घर पे जाती है और उससे लड़ने के लिए कहती है कि तुम मुझसे लड़ाई करो, तुमने मेरी बहन का दिल दुखाया। वो लड़का फटाफट एक केतली पकड़ता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, इसके अंदर गर्म पानी है, तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा तो तुम जल जाओगी। और लेकिन वो लड़की नहीं मानती और वो उससे लड़ाई करती है। वो भागता है, वो उसके पीछे भागती है और फिर वो उसके ऊपर पानी गिर देता है। और यहाँ पे गिरा हो जाने के बाद इन दोनों के बीच में संभोग होता है। एक्चुअली वो संभोग ऐसा कि एक्चुअली वो उस लड़की को पकड़ता है कि वो उसके ऊपर तलवार न चला पाए, लेकिन किसे पता था कि दोनों जैसे ही धरती पे गिरेंगे तो इन दोनों के बीच में कुछ हो जाएगा। अब जैसे ये गाइस फिल्म भी है, एरोटिक फिल्म है, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी एरोटिक। तो ये सब होने के बाद बड़ी बहन घर आती है और उसकी छोटी बहन पूछती दीदी क्या हुआ, क्या तुमने उसकी ज़्यादा पिटाई तो नहीं करी। तो कहते कि देखो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको सबक सिखा दिया है और अब तुम जा कर के आराम करो। छोटी बहन उस लड़के के घर पे जाती है और क्या देखते कि उसके पूरे पीठ में निशान के घाव है। अब गाइज ये तो पता है हमें कि यह एक्चुअली में लड़ाई के निशान वाले घाव नहीं है, लेकिन छोटी बहन को नहीं पता, तो देख करके हैरान हो जाती है और वो उसके पास जाती है, उस पर मरहम लगाती है। इतने में वो लड़का उठ जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो लड़की कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी बड़ी बहन ने तुम्हें इस तरीके से कष्ट पहुँचाया, दुख दिया और दर्द भी दिया तुम्हें। तो वो उसे कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारी बहन ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, ना उसने मुझे कोई चोट पहुँचाई है। तो लेकिन छोटी बहन नहीं मानती क्योंकि उसे तो असली बात पता ही नहीं है। तो वो क्या करती है कि उससे वो माफ़ी मांगती है और उसे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है माफ़ी के तौर पे। और फिर गाइस यहाँ पे दोनों के बीच में संभोग होता है और संभोग होने के बाद छोटी बहन तो वापस चली जाती है। उसके बाद बड़ी बहन जैसे ही उसके घर आती है हमेशा की तरह उसका घर साफ़ करने के लिए और कहती है कि चलो यार मैं तुम्हारा बिस्तर साफ़ कर देती हूँ। वो उसका बिस्तर साफ़ करने ही जाती ही है कि उसे अपनी छोटी बहन का वहाँ पे कंघा दिखाई देता है। कंघा यानी कि क्लिप जिसे बालों पे लगाया जाता है, और वो उससे पूछती है कि ये क्लिप किसकी है। तो लड़का यहाँ पे साफ साफ झूठ बोल देता है कि ये क्लिप एक्चुअली मैं बाज़ार से तुम्हारे लिए ख़रीद के लाया हूँ।
लड़की कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, ये क्लिप किसी और की है और ये इस्तेमाल की हुई है, मुझे सच सच बता दो। तो अब लड़के को यहाँ पे मजबूरन सच बताना ही पड़ जाता है कि एक्चुअली ये क्लिप तुम्हारी छोटी बहन फीफी की है, और फीफी ही नहीं, मैं तुम्हारी उससे बड़ी बहन जो फाफा है, मैं दोनों के साथ संभोग कर चुका हूँ। ये सुनते ही लड़की पाए सोसो को झटका लगता है और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। लड़का उसे पकड़ करके बिस्तर पर लेटाता है और कहता है कि बिस्तर पर लेटाता है और उसे होश पे लाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो लड़की उठती है तो वो बेचारी बहुत परेशान उदास होती है, बिकॉज वो सच्चे दिल से उस लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ वो सब करना चाहते थे जो वो ऑलरेडी उनकी बहनों के साथ कर चुका था। तो वो बहुत परेशान होती है कि लड़का उसे समझाता है, उसे कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ अनजाने में गलती से हो गया और मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं। ये सुन के तो लड़की और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। पाए सोसो कहती है कि यार मैं चाहती हूँ कि जो तुमने मेरी बहनों के साथ किया वो तुम मेरे साथ करो, बिकॉज आखिरकार यार वो लड़की है और उसकी भी कुछ फीलिंग्स हैं। तो बस उसके बाद दोनों के बीच में यहाँ पे संभोग होता है। उसके बाद ये भी अपने घर चली जाती है और तीनों बहनें मिलकर बात करती हैं कि हमें इस मसले पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन पे आना ही चाहिए। और ये तीनों की तीनों फैसला करती है कि चलो उस लड़के को हम अपने घर बुला लेंगे। अब वो लड़का उनके घर आ भी जाता है और उसके बाद वो तीनों की तीनों खुशी के मारे उससे गले लग जाती हैं। और उसके बाद वो हंसी खुशी खेलती रहती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ वो सब खेलते हैं, मज़े करते हैं। और लेकिन इतने में एक पड़ोसन को ये बात पता चल जाती है और वो उनके घर पे आती है और कहती है कि बिना शादी के तुम किसी पराये मर्द के साथ रह रहे हो, ये कितनी गलत बात है और ये हमारे समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये तुम समाज में किस तरीके का संदेश देना चाह रहे हो। तो मजबूरन होकर के उन्हें उस लड़के को बोलना पड़ता है कि यार तुम अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, बिकॉज समाज में लोग हमारे बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं। तो लड़का वहाँ से चले जाता है और वहाँ से चले जाने के बाद उस लड़की की हालत तो बहुत बुरी होती है। लाइक वो अपने से ज़्यादा उम्र का दिखने लगता है, बहुत ही बुरा होता है। गाइस अभी तक तो यहाँ पे मैं ये इस फिल्म को देखते हुए ये सोच रहा था कि यार कितना बुरा हुआ इस लड़के के साथ, क्योंकि वो तीनों डायन थी जो कि पृथ्वी पे ह्यूमन का फॉर्म लेकर के आई थी और उन्होंने कुछ इस लड़के के साथ कर दिया होगा जिसकी वजह से इसकी हालत कुछ इस तरीके से हो गई है। लेकिन क्लाइमैक्स जो सीन है वो तो मतलब एकदम अलग ही है एंड इट इज़ अनएक्सपेक्टेड। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ इस तरीके से होगा। तो गाइज आगे देखते हैं। तो ये लड़का अपने क्या कहते हैं जादू से एक तितली बनाता है और उस तितली को आदेश देता है कि जाओ मेरे एक लड़की को ढूंढ करके लेकर के आ। तो एक लड़की जो कि कपड़े धो रही होती है, ये तितली उसके सम्मोहित कर देती है और उस लड़की को वो उस लड़के के पास लेकर के आ जाती है। जैसे ही वो उसके पास लेकर के आ जाती है तो ये बंदा अपना रूप बदल देता है और वो उस लड़की को मार देता है। अचानक से इतने में दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि जो सबसे छोटी बहन होती है फीफी, वो अचानक से खुद को शीशे में देखती है और वो डर जाती है। वो चिल्लाती है कि मैं जानवर में वापस बदल रही हूँ। तो अपनी बहनों को वो बुलाती हैं, उसकी बहनें भी आती हैं और खुद को देखती हैं शीशे में। तो वो क्या देखती हैं कि वो भी धीरे धीरे जानवर में बदल रही थी और उन्हें पता लग जाता है कि ये ज़रूर उसी लड़के के जादू के कारण है। वहीं वो लड़का धीरे धीरे करके राक्षसी रूप लेना शुरू कर देता है और वो जो लड़की सम्मोहित करके वो अपने घर पे जाता है उसको वो जान से मार देता है। मारने के बाद अब लड़कियां चूँकि परेशान हैं, उन्हें पता चल चुका है कि इसकी हकीकत, तो वो फटाफट साधु के पास जाती है और साधु को कहती है कि आप हमारी सहायता करिए कि उस लड़के ने हम पे काला जादू कर दिया है। तो साधु कहता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बल्कि एक हैवान है और उसको हराना इतना आसान नहीं है। तो लड़की उससे विनती करती है कि उसको कैसे हराया जा सकता है। तो वो उसे आश्वासन देता है कि समय आने पे मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन तुम तीनों बहनों की एकता में बहुत ताकत है, तुम मिल करके उस हैवान का तुम सामना करो। और सबसे बड़ी बात कि वो हैवान लस्ट का हैवान होता है, यानी कि काम वासना वाला हैवान होता है। ठीक है, तो आगे चल के वो हैवान उन लड़कियों के घर तक पहुंच जाता है और वो लड़कियां उससे लड़ाई भी करती है और फिर वो उन्हें मारने ही जा रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे साधु आ जाता है उनकी सहायता करने के लिए। और उसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ पे वो साधु को कहता है कि बुढ़े तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये तेरे मेरे बीच का मामला नहीं है, तो ये तू क्यों आ रहा है हमारे बीच में।
मुझे इन लड़कियों से मतलब है, तो मुझे तो तुझे बीच में नहीं आना चाहिए और तू बीच में आ भी मत। लेकिन साधु चूँकि उन लड़कियों की सहायता करने के लिए आया है, तो साधु अपनी बात से पीछे नहीं हटता और फिर इन दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। और वहाँ पे साधु एक राफा मार करके, राफा मतलब कि अपना एक हथियार चलाता है और उसका एक सर तो फोड़ देता है। उसी तरीके से धीरे धीरे करके वो उसको हरा देता है और वो कामयाब हो जाता है। ये देखने के लिए तीनों की तीनों बहनें भी बाहर आती हैं और वो देखते हैं कि अब वो राक्षस हार चुका है। साधु उन तीनों का आश्वासन देता है कि अब तुम्हें लड़ना। तीनों की तीनों उस साधु को धन्यवाद करती है कि उस साधु ने उनकी जान बचा ली, और वो अपनी गलती का भी एहसास करती हैं कि हाँ, हम किस गलत रास्ते पे चल रहे थे। दोस्तों, इस मूवी को चाइना में 1990 हांगकांग के अंदर रिलीज़ किया गया था और ये अपने टाइम की सबसे हिट मूवी थी। ये इतनी हिट हुई कि इसका सेकंड पार्ट भी आया, एरोटिक गोस्ट स्टोरी पार्ट 2। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।